अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुसलसल एहतजाज और नारों की गूंज में नून लीग के सदस्य शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। वज़ीर आज़म बनने के लिए शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उमर अयूब खान ने 92 वोट हासिल किए और अब कल वो अपने ओहदे का हल्फ उठाकर दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अहम बात यह कि शहबाज शरीफ को नून लीगी अरकान के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग, IPP, बाप और मुस्लिम लीग जिया की हिमायत मिली, मगर नून लीग के दो साबका इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का वोट नहीं दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने असेंबली में मौजूदगी के बावजूद किसी को वज़ारत उज़्मा का वोट नहीं दिया, जबकि JUIF ने वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन का बाइकॉट किया। और आज पूरे अमल में नौमुंतखब असेंबली मुसलसल तीसरे रोज भी सियासी दंगल का मंजर पेश करती रही। वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अराकीन एक दूसरे के खिलाफ सियासी नारे लगाते रहे। जब शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म पहली तकरीर करने आए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने वोट चोर के नारे लगाए और जवाब में नून लीग के अरकान ने घड़ी चोर के नारे लगाए। और शहबाज शरीफ की तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर के दौरान भी हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस से शोर शराबे का सिलसिला जारी रहा। अपने तवील खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माजी में शरीफ खानदान और पार्टी के साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र किया। 9 मई के वाकयात और IMF को खत की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। बिजली और टैक्स चोरी, गर्दिशी कर्जे, महंगाई, ज़राअत, सेहत, तालीम, दहशतगर्दी और निज़ाम इंसाफ समेत दीगर मौज़ूआत पर 1 घंटे 24 मिनट की तकरीर की। अहम बात यह कि शहबाज शरीफ ने आज अपने खिताब में अपोजिशन को मुफाहमत की पेशकश करते हुए कहा है कि कौम को मजीद इंतखाबी नताइज की जरूरत नहीं है, कौम को अब सिर्फ नतीजा चाहिए। अपोजिशन में बैठकर मिसाक मईशत की पेशकश की थी और अब हुकूमत में अपोजिशन को मिसाक मुफाहमत की पेशकश करते हैं। कौम को अब किसी मजीद इंतखाबी नतीजे की जरूरत नहीं, अवाम को अब सिर्फ नतीजा चाहिए, नतीजा, उनकी हिम्मत और बर्दाश्त का नतीजा और हमारे अज़म, कोशिशों, कुर्बानी और इसार का नतीजा। हमने ऑफिस में बैठकर उन्हें मिसाक मईशत की पेशकश की और अब हुकूमत में उन्हें मिसाक मुफाहमत की दोबारा पेश कर रहा हूँ। हमारी कोई ज़ाती अना नहीं, क्योंकि बात हो पाकिस्तान की तो हम अपनी अना को फना कर सकते हैं, दफन कर सकते हैं। ये शायद हमारे आपस के दोस्त आप भी कर सकते हैं अगर आप ठंडे दिल से सोचें। एक तरफ शहबाज शरीफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मुफाहमत की पेशकश की तो दूसरी तरफ यह भी वाज़ेह कर दिया है कि 9 मई के मुजरिमों को हर सूरत कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद उमर अयूब खान खिताब करने आए तो ऐवान फिर नारों से गूंज उठा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन स्पीकर डाइस के आगे जमा हो गए। दोनों पार्टियों के अराकीन ने एक दूसरे को धक्के दिए, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर के हुक्म पर सार्जेंट इन आर्म्स को ऐवान में आना पड़ा। और ताजुब की बात यह है कि उमर अयूब तकरीर के लिए खड़े हुए तो कुछ ही लम्हे बाद PTV ने बराह रास्त नशियात दिखाना बंद कर दी, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एहतजाज पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को PTV को लाइव नशियात बहाल करने की हिदायत देना पड़ी। जिसके बाद उमर अयूब ने तकरीबन 2 घंटे की तकरीर की और अपने खिताब में नवंबर 2022 में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर होने वाले कातलाना हमले का जिम्मेदार शहबाज शरीफ को करार दिया। उमर अयूब ने मुतालबा किया कि 9 मई के वाकयात की आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाए। उमर अयूब ने हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि ये कहते थे हमारी बात हो गई है, मगर लगता है इनका रॉन्ग नंबर लगा है। यहाँ पे शहबाज शरीफ ने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पता नहीं किस चीज की। और भाई पहले तो रूल ऑफ लॉ की बात करो। रूल ऑफ लॉ तो तुम लोगों ने लाया ही नहीं। 3 नवंबर के भी जो इंसिडेंट हुआ था उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? यही शहबाज शरीफ, यही रिस्पॉन्सिबल था। हमारे 10,000 लोग, 5,000 उनसे पंजाब में अरेस्ट हुए, तकरीबन 5,000 KP में अरेस्ट हुए और दोनों हुकूमतें इलीगल, उनका मुद्दत म्यार खत्म। उमर अयूब कह रहे थे कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा ने पार्टी को ताकत का इंजेक्शन लगा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अलावा नून लीग के साबिक इत्तेहादी भी इंतखाबी धांधली पर मुसलसल शोर मचा रहे। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2024 में जो धांधली हुई उसने 2018 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्लियामेंट में जाएंगे और एहतजाज करेंगे। मामला किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क में सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा, इस पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारर ने और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर नेशनल असेंबली शेर अफजल मरवत साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शेर अफजल मरवत साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में ये कहा है कि इस वक्त अवाम को, कौम को मजीद इंतखाबी नताइज की जरूरत नहीं है, उनको नतीजा चाहिए, यानी कि उनको परफॉर्मेंस चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि पहले जब अपोजिशन में थे
तो पीटीआई को मीसाके मईशत की पेशकश की थी, अब मीसाके मुफाहमत की पेशकश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, इस असेंबली को नहीं चलने देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे और मुफाहमत की पेशकश को कबूल नहीं करेंगे तो फिर इस्तेकाम कैसे आएगा? शुक्रिया। शहबाज शरीफ साहब ने अगर मुफाहमत की पेशकश दिल से की है और वो हकीकी मानों में पाकिस्तान में मुल्की सतह पे तमाम स्टेक होल्डर्स के माबेन मुफाहमत चाहते हैं तो ये खुशाइंद होगी, लेकिन मुफाहमत के मॉडलिटीज़ या शराइत जो हैं शायद वो समझ ना पाएँ, क्योंकि हमारी मुतालबा है कि जो मुल्क में इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, उनको 9 फरवरी को फार्म 47 के ज़रिए रिक किया गया है। मुफाहमत तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि ये तस्वीर ना हो कि शहबाज शरीफ साहब ख़ुद जो हैं फार्म 47 पे इलेक्शन जो है उनको जितवाया गया, उनके भाई नवाज़ शरीफ साहब को, उनकी भतीजी मरियम नवाज़ साहिबा को, और इसी तरह जो दीगर जो इनके रफ़ाक़ाए कार हैं 80 की लगभग हमारी सीटें जो हैं वो फार्म 47 के ज़रिए चुनी गई है। अगर वो इस चीज़ को मुफाहमत का बुनियादी हिस्सा बनाना चाहते हैं तो फिर इस पे आगे बात हो सकती है, लेकिन चूँकि हम ये समझते हैं आज इलेक्शन नेशनल असेंबली में भी आपने भी नोट किया होगा, हम तो एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और एहतजाज का हमारा हक है, अपोजिशन में है। लेकिन इस चीज़ की समझ नहीं आई कि जब उमर अयूब साहब तकरीर कर रहे थे तो ये किस चीज़ पे एहतजाज कर रहे थे। जब हमारा मैंडेट भी चोरी हुआ है, 2 साल तक हमने इनकी मार भी खाई है, ये ख़ुद गिले शिकवे करते रहे और कहीं पे जायज़ भी थे कि जी हमारे साथ जो है अपोजिशन में ज़्यादतियाँ हुई हैं। तो लिहाजा इन 2 सालों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने सख्तियाँ झेली हैं, ख़ुद मैं इन सख्तियों का एक विक्टिम रहा हूँ। पर्चे, मकान गिराया जाना, रोज़ाना जो है, कल भी पुलिस ने मुझे मेरी गाड़ी को टक्कर मारी, मुझे अगवा करना चाहा। 10 दिन पहले मेरे घर पे उन्होंने यलगार किया 1:30 बजे। शेर अफजल उमर साहब, जब आप ये कहते हैं कि अगर ये दरवाजे शीशे तोड़े, मुफाहमत चाहते हैं तो फिर पहले जो हमारा गिला है धांधली के हवाले से उसको दूर करें। अब इसमें आप लोग कानूनी फोरम्स पे तो गए हैं, हुकूमत से क्या चाहते हैं? हुकूमत कैसे मदद करे अगर आप कह रहे हैं कि ये हमारा मुतालबा है? मोहतरम, कानूनी फोरम्स, इंतज़ामी फोरम्स जितने भी हैं आजकल, सब इनको बलिहाज मजमूई सिस्टम कहा जाता है, और सिस्टम जो हैं ये अक्सर हमारे मुखालिफ खड़ा हैं। इनके ईमा पे ये इस सिस्टम के बेनिफिशरी है, चाहे अदालती फ़ोरम हो, इंतज़ामी फ़ोरम हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये सब जो हैं दिन दहाड़े मिल के इन्होंने हमारे उम्मीदवारों को अगवा किया, हमारी पार्टी तुड़वाने की कोशिश की गई, हमारे 171 पार्लियामेंटेरियन सूबाई कौमी असम्बली और सेनेट के ये अगवा हुए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए गए। तो लिहाजा ये इस सिस्टम के और इस तमाम प्रोसेस के बेनिफिशरी है। अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान को सही मानों में सियासी इस्तेहकाम देना है और सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है मुआशी इस्तेहकाम के लिए, फिर इनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि फिर हकीकी मानों में जो हक हैं और सच हैं उसके हसूल तक जो हैं इन्होंने अपने आप को भी एग्री करना होगा। और ये बाकायदा मुमकिन है, तमाम मुल्की पार्टियां अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान का भला हो, तो ये असूल इक़्तिदार से मुमकिन नहीं है। ये तभी मुमकिन है कि दिल में कौम के लिए, मुल्क की। मैं चाहता हूँ जरा इस पे पहले जो आपने बात की अताउल्लाह तारा साहब का, इस पे रद्द मैं ले लूँ। अता साहब, आज जो वज़ीर आज़म इलेक्ट हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पेशकश की है कि हम मिसाके मुफाहमत करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं शेर मरवत साहब कि अगर आप वाकई दिल से मुफाहमत करना चाहते हैं तो पहले इस मसले का हल निकालें, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। तो इस हवाले से अब हुकूमत क्या कर सकती है? कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढेंगे तो ही मामला आगे बढ़ेगा, वरना ये तो कह रहे हैं ना हुकूमत चलने देंगे ना असेंबली चलने देंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमने जो मिसाके मफाहमत की बात की है, वो बात ये है कि जो लोग हैं जिन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, जिन्होंने
कोई किसी ऐसी कार्रवाई में मुलविस नहीं है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और स्पेशली खवातीन, उस हवाले से बात की। जो लोग जुर्मदार हैं, जिन्होंने 9 मई के हमले किए, जिनके दीगर मामलात के इल्जामात हैं, उनको तो कानून का सामना करना होगा, अदालतों का सामना करना होगा। और ये जो मैंडेट की बात की जाती है, मुझे ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला बने, पीटीआई को क्लियर मैंडेट मिला खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में, इनकी बहुत सारी नेशनल असेंबली की सीट्स वहां से विन हुई हैं, तो क्या वहां धांधली नहीं हुई? धांधली सिर्फ सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में हुई जहां से आपको मैंडेट नहीं मिला। और पंजाब में भी मैं पहले भी अर्ज कर चुका, राना सनाउल्लाह साहब हारते हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब डिफीट एक्सेप्ट करते हैं। साद रफीक साहब ने सबसे पहले मुबारकबाद पेश की लतीफ़ खोसा साहब को। हमारे कई स्टॉलवर्ड्स हारे हैं। बात यह है कि जिसका जहां मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए। इनके पास लीगल फोरम्स मौजूद हैं, जो सबूत इनको मैसर है वो जाएं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट के लेवल के वो ट्राइब्यूनल्स हैं, जाएं इलेक्शन कमीशन में और वहां पे केस आर्ग्यू करें। देखिए, इनके कहने पे 2013 में भी जब इन्होंने 35 पंक्चर की बात की, हल्के खुलवाएगा और निकला कुछ भी नहीं। मुस्लिम लीग नून दोबारा वो सीटें विन करके वापस आ गई। 2018 के इलेक्शन में ये आरटीएस बिठा के बरसर इक़्तिदार आए, और ये 18 के इलेक्शन में धांधली करके ना आए होते तो आज मुल्क का नक्शा बहुत मुख्तलिफ होता। तो इस दफा तो मैंडेट हर जमात को हर जगह मिला है, और जिसकी मेजॉरिटी है उसको तस्लीम करें, लीगल फोरम्स पे जाएं, वहां पे अपनी बहस रखें, सबूत रखें, और ये है। बाकी अगर आप डबल स्टैंडर्ड और दोहरा मेयार अपनाएंगे कि जीती हुई सीटों पे जश्न मनाएंगे और हारी हुई मैं अता साहब मैं इसका जवाब भी ले लेता हूं, लेकिन आज जब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हम मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं, उसकी पेशकश कर रहे हैं, लेकिन चंद लम्हों बाद हम देखते हैं कि जब उमर अयूब तकरीर के लिए आते हैं तो जो रियासती टीवी चैनल है पीटीवी, वो उनकी तकरीर नहीं दिखाता, उसको ब्लैकआउट कर देता है। और डिप्टी स्पीकर को बाकायदा कहना पड़ा कि वो तकरीर दिखाई जाए। कल ये पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उसमें कोई हमने नहीं देखा कि कोई तोड़फोड़ हुई हो, लेकिन इनका दावा है कि लाहौर से 80 से ज्यादा वर्कर्स को अरेस्ट किया गया। कल फुटेजेस भी आई, दूसरे शहरों से भी अरेस्ट हुए हैं। तो क्या शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के बस में भी है? वो कहते हैं मुफाहमत करेंगे, तकरीर नहीं दिखाते। वो मरियम साहबा कहती है कि आप ऑपोजिशन करें, हमें कोई इशू नहीं है, वो एहतजाज करते हैं तो आप गिरफ्तार कर लेते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि उमर अयूब साहब से मैंने आज मुसाफा किया और उनको बताया कि उनके वालिद के साथ मेरे दादा का भी एक ताल्लुक था। और देखिए, वो ना भी हो, वो एक पीएम के कैंडिडेट हैं जिन्होंने जमहूरी इस प्रोसेस में हिस्सा लिया है। उनकी तकरीर दिखाई जानी चाहिए थी। इस अमल से शहबाज शरीफ साहब का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तभी पूछ रहा हूं कि बस में भी है या नहीं। देखिए, बात यह है कि जब डिप्टी स्पीकर ने कहा कि कमर्शियल्स चल रहे हैं और वो दिखाई जानी चाहिए, तो दिखाई गई। इसकी वजूहात पता करेंगे कि क्या वजह थी कि वो पूरी लाइव क्यों नहीं चली, और कुछ हिस्सा बीच में से कमर्शियल्स की तरफ टीवी चैनल क्यों गए, उसकी बिल्कुल तहकीक भी होगी। मगर मैं इस बात का हामी हूं कि ऑपोजिशन की तमाम तकारीर को लाइव दिखाया जाना चाहिए। इसमें कोई शक कल अरेस्ट हुए पंजाब में, वो देखिए, मैं उस पर मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग जो भी हुई, कौन अरेस्ट हुआ, क्यों हुआ, क्या 9 मई जैसा कोई खदशा मौजूद था, क्या कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे जाने का इरादा था, कौन लोग थे, उसकी तफसील ले लेते हैं। और जमहूरी और जो एक तरीक़ेकार है कि पुरअमन आप एहतजाज कर सकते हैं, वो जमहूरी राइट है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद में दोनों मेहमानों से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अताला तारर साहब और शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, ब्रेक में जाने से पहले जो गुफ्तगू की तारर साहब ने, उन्होंने कहा कि हमारे बड़े बड़े नाम थे पंजाब में, स्टॉलवर्ड्स हैं जो कि हारे हैं, राना सनाउल्लाह हारे, साद रफीक हारे, खुर्रम दस्तगीर हारे, और इवन जो आईपीपी के सरबरा थे जहांगीर खान तरीन साहब, वो भी हारे। अगर रिगिंग होनी होती तो इनको भी जितवा दिया जाता। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि केपी में आप लोग जीते हैं, पंजाब में आप लोग कई सीटों पर जीते हैं, क्या वहां पर धांधली नहीं हुई? जी, खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में जो हैं हमारी 2 सीटें जो हैं, एक अमीर मकाम साहब को दी गई शांगला की, और इसके अलावा एक नूर आलम खान साहब को दी गई पेशावर में। पेशावर हमने पूरा क्लीन स्वीप किया, लेकिन हैरत की बात है कि पेशावर सिटी के तमाम एनएस हम जीत रहे हैं,
लेकिन तमाम सूबाई सीटें 8 के 8 सीटें जो हैं वो हम हार रहे हैं। और इसी तरह केपी में हमारी 3 सीटें जो हैं रिग हुई हैं कौमी असम्बली की। मैं अता तारड़ साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, वो वकील हैं और इनके दादा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, बैसियत वकील हमें इनका एहतराम हर हालत में जो है मलूद ख़ातिर रखना चाहिए। कल जो हुआ एहतजाज के नाम पे जो हमारे साथ हुआ, ख़ुद मेरी गाड़ी पे पुलिस ने अटैक किया, उसको टक्कर मारी। मैंने आज नेशनल असम्बली में उठ के पॉइंट ऑफ आर्डर पे ये बात कही। मेरे घर पे 15 दिन पहले पुलिस ने रात को 1:30 बजे जो है नकाब लगा के, यानी वो नकाब पोश थे सारे, और उन्होंने मेरे घर के दरवाजे तोड़े, मेरे मुलाजिम को अगवा किया। 3-4 रातों के बाद उसको छोड़ा। मेरा लैपटॉप अभी तक मुझे वापस नहीं मिला है। कल पुलिस ने, मैं ये इसकी वीडियो फुटेज जो है वो मैं तारड़ साहब को भी भिजवा दूंगा। पुलिस आई, मैं जीटी रोड पे जा रहा हूँ उधर एहतजाज के लिए। मरवत साहब, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इलेक्शन से पहले आप लोगों ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन अब मामले को बेहतर करना पड़ेगा और दोनों को थोड़ा थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। अगर गैर जरूरी तौर पे आपके लोगों को हरासा किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको भी जो सिग्नल्स देने हैं वो बेहतरी की तरफ मामले को लेके जाए ना। लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आपने अगर खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब को लगा दिया है तो वो एक सिंबॉलिक है कि आप अभी भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। फिर अचकजई साहब ने आपके हक में बात की और माजी में वो हमेशा एंटी स्टैब्लिशमेंट बात करते हैं। इस वक्त आपका बयानिया भी एंटी स्टैब्लिशमेंट है, तो आपने उनको सदारत का कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया है। तो जो सिग्नल आपकी तरफ से भी जा रहे हैं वो भी इस तरह के हैं कि आप लोग मफाहमत नहीं चाहते, पीछे नहीं हटना चाहते। नहीं, देखिए, अली अमीन साहब जो हैं अभी तो 24 घंटे नहीं हुए हैं। अली अमीन साहब की ज़ात से क्या ख़दशात हैं? अली अमीन साहब ने क्या हुक्म ऐसा जारी करना है जिससे जमहूरियत को या रूल ऑफ लॉ को कोई नुकसान होगा? ये मैं गारंटी देता हूँ कि केपी की हुकूमत जो है वो कतईन किसी भी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनेगी कि किसी को सियासी बुनियादों पे जो है ज़ुल्म व सितम का निशाना बनाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, कानून की हुक्मरानी जो है वो हमारे काज, हमारे मैंडेट, हमारे मंशूर का हिस्सा है। मैं बैसियत वकील इस चीज़ का मैं इकरार करता हूँ कि हमेशा पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में जब भी हुकूमती पॉलिसियाँ मुरतब होंगी, तफ्तीश के हवाले से, केसेस के हवाले से, ये हर एक आदमी अपने ये इस चीज़ को माइंड पे क्लियर कर लें कि अली अमीन ख़ान की हुकूमत जो है कानून की हुक्मरानी के लिए होगी। सिर्फ वज़ीर आला को सामने रखने से, और अली अमीन ख़ान की ज़ात में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई अपोजिशन जो है इसको अपने लिए ख़तरा समझे। दूसरी बात जो इन्होंने कही है, ये केपी में भी धांधली हुई है, धांधली पूरे मुल्क में हुई है। वहाँ पे भी, लेकिन आप कह रहे हैं कि धांधली आपके खिलाफ हुई है। इतनी सी गुजारिश की है जी जी जी, हमारे खिलाफ हुई है ना। देखिए, 225 हमारी नशिस्तें बनती हैं कौमी असम्बली में टोटल, रिजर्व मिला के। ये हमें हमारी रिजर्व ही नहीं दे रहे हैं, हमें इंतखाबी निशान नहीं मिला। किस तरह की जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं? वो बिल्कुल, जहाँ तक 9 मई की बात है, 9 मई, एक मिनट जी, 9 मई की बात है, तो 9 मई के होते हुए भी और 9 मई के ये नैरेटिव के साथ भी कौम ने 8 फरवरी को 9 मई के बयानिए को रद्द कर दिया। कौम कड़ी हो गई है कैदी 804 के साथ। तारड़ साहब, देखिए, एक तो आपके जो पुराने हलीफ थे वो भी अब सिर्फ ये पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं है, वो भी आप पे धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। आपके हक में धांधली हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज का 2018 में धांधली हुई थी, लेकिन 2024 में तमाम रिकॉर्ड टूट गए। उन्होंने आज ये भी कहा है कि आप जिस्मों पर तो हुकूमत कर सकते हैं, दिलों पे नहीं कर सकेंगे। अख्तर मेंगल साहब आपके इत्तेहादी थे, उन्होंने आज आपको वोट नहीं दिया। अचकजई साहब आपके इत्तेहादी थे, उनकी जमात इस वक्त आपके खिलाफ है, वो आपके खिलाफ सदर का इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम हुकूमत चला लेंगे, लेकिन जब वो एहतजाज करते रहेंगे तो मुल्क स्टैंड स्टिल पे होगा ना, तो आपको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो हमारे साबका इत्तेहादी हैं, इनको भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक नया आगाज हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मुतवाज़न बात की है। अपने जो दोस्त ममालिक हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना, मगरबी ममालिक हैं, उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात, इमदाद, ताउन, कतर के साथ, ये सारी बातें आज उन्होंने अपनी स्पीच में की। मईशत की बहाली की बात की, मफामत की बात की, हर पिसे हुए तबके को उठाने की बात की, एक किसान की, मजदूर की, नौकरी पेशा की, सब की बात की।
और इस मुल्क को संवारने की और बचाने की बात की, तो ये मिलजुल कर होगा। ये हमें मिलजुल के इस मुल्क को आगे लेकर लेकिन लेकिन तारक साहब देखिए, एक तरफ तो ऑपोजिशन है, दूसरी तरफ आपके माजी के जो इत्यादी थे वो भी आपके हरीफ बन चुके हैं। और मेरा आज मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है शेर मरहूम साहब, मैं एक सवाल करूं उसके बाद आप आइएगा। और इसके अलावा जो आज आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम थे, मैं वहां असेंबली में मौजूद था, कोई नहीं उठा वजीर आजम के दिफा में, कोई खड़े होकर नारों का जवाब नहीं दे रहा था। तो ये जो आपकी अक्सरियती हुकूमत है इस वक्त, वो असेंबली की हद तक भी बड़ी कमजोर नजर आ रही है, आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। हुकूमत में तो है ही नहीं, लेकिन असेंबली की हद तक भी आपको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो बड़ा मुश्किल वक्त होगा आपके लिए आगे जाकर। नहीं, मैं समझता हूं कि जब हमारे इत्तेहादी तकारीर करेंगे, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलक्यू हो, आईपीपी हो, एमक्यूएम हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, वो बिल्कुल हमारे साथ डट के खड़े हैं। उन्होंने ना सिर्फ वोट डाले हैं, बल्कि फ्लोर ऑफ द हाउस जब वो तकारीर करेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद का इजहार भी करेंगे। और वो जो मईशत को दरपेश चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने में हुकूमत से हर मुमकिन ताउन भी करेंगे। ठीक है, मेरे पास और इस मुल्क को ठीक वक्त कम होगा, मुख्तसर अगर शेर अफजल साहब जो आप कहना चाह रहे थे। मेरा एक अता तारड़ साहब से सवाल है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक एक बात करता हूँ। इस्लामाबाद की तीनों हलकों पे हमने आज़ाद उम्मीदवारान, जमाती इस्लामी, TLP और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जैसे सियासी लीडरान जो हैं या अमायदीन, इनके फार्म 45 हमने इलेक्शन कमीशन में लगाए जी। अब TLP, जमाती इस्लामी, अचकज़ई साहब, मेंगल साहब, रईसानी साहब और ये तमाम लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जीते हैं, लेकिन जो जीते हैं उनको करवाया गया है। ठीक है शेर, ये सब लोग हमारे लिए गलत बयानी कर रहे हैं। आपका नुक्ता आ गया, क्योंकि मैं इस पे अता तारा साहब इस बात को आगे बढ़ा दूं, क्योंकि मैंने खुद मुस्तफा नवाज खोकर साहब के दो जो हल्के जहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनके फॉर्म 45 के नताइज देखे हैं। और वो दुरुस्त कह रहे हैं शेर मरहूम साहब कि मुस्तफा नवाज खोकर के फॉर्म 45 भी यही कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वहां से जीती है। इसमें हमने तारिक फजल साहब को कहा कि आप अपने फॉर्म 45 दे दें, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। अब तक कोई भी आपकी जमात से एक शख्स नहीं आया जिसने कहा है कि हाँ मैं जीता हूं, ये ले लो मेरे फॉर्म 45। ये लोग टीवी पे भी दिखा रहे हैं, ये लोग अपलोड भी कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल इस पे चुप है, खामोश है, आप दिखाने के लिए तैयार ही नहीं होते। क्या वजह इसकी? नहीं, देखिए, बिल्कुल खामोश नहीं है। मुकम्मल फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं और ट्राइब्यूनल में, इलेक्शन कमीशन में वो जमा भी कराए जाएंगे, उस पर बहस भी होगी और सर्टिफाइड। देखिए, फॉर्म 45 वो है जिसपे प्रेसिडिंग का साइन हो, स्टैंप हो बकायदा जी। तो ये मुस्तफा नवाज खोकर हो या जमात इस्लामी के इमरान साहब हो, इलेक्शन कमीशन का वो टाइम तो गुजर गया, इलेक्शन कमीशन का वो टाइम तो गुजर गया जब आपने पेश करने थे। किसी भी टाइम पे न कोई आपका वकील आया और वो तमाम न कोई फॉर्म 45 पेश किए गए। उनको जमा कराया जाएगा ना सिर्फ ट्राइब्यूनल में, इलेक्शन कमीशन में भी। जहां जहां इन्होंने चैलेंज किया है, वहां पे मैं चैलेंज से वसूख से कहता हूं कि तमाम फॉर्म 45 वहां पे लीगली जमा कराए जाएंगे। तो इस वहां पे तो करेंगे, लेकिन जब मीडिया पे आप आके बहस करते हैं और कहते हैं कि देखिए केपी में भी धांधली हुई है, तो फॉर्म 45 आप भी दिखा दें जैसे वो दिखा रहे हैं। इसमें मतलब नहीं, देखिए इनके फॉर्म 45 पे तो साइन ही नहीं है बहुत सारों पे। मैं जैसे अभी मुस्तफा नवाज खोकर साहब तो आपके खिलाफ इलेक्शन लड़, हमारे पास आप ट्राइब्यूनल में आए, आप ECP में आए। मैं एक सवाल बात करें। सब सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर मुस्तफा नवाज खोकर साहब कह रहे हैं कि मेरे फॉर्म 45 वही है जो इनके हैं, तो वो तो PTI का हिस्सा नहीं है ना, वो तो PTI के मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे थे। वो कैसे फिर कह रहा हूं ना, ये उनको गवाह के तौर पे लेके आए, उन्हें क्या वहां पे फॉर्म 45 जमा कराए, पता लग जाएगा असली कौन सा नकली कौन सा है। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरहूम साहब। और ये जमाती इस्लामी भी हमारे प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। इसके बाद आज जो पूरा माहौल हुआ और आगे क्या हो सकता है, इस पर हम तज्जिया हासिल करेंगे। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, लेकिन जो सूरत हाल आज असेंबली में देखी गई उससे ये वाज़ेह है कि आगे जाके हुकूमत को बहुत टफ टाइम मिलना है। उनके अपने जो इत्तेहादी थे वो भी आज मुसलसल ऐवान में खामोश बैठे रहे। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। उसके लिए मैं ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऑपोजिशन ने तो वाज़ेह कर दिया है कि ना हुकूमत चलने देंगे ना असेंबली चलने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने ये कहा कि हम मिसाके मुफाहमत करना चाहते हैं ऑपोजिशन के साथ, लेकिन फिर हमने ये देखा जैसे ही उमर अयूब साहब आए तकरीर करने के लिए, PTV ने उनकी तकरीर को बंद कर दिया, नशर नहीं किया। फिर डिप्टी स्पीकर को बाकायदा कहना पड़ा कि लाइव कवरेज दी जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह के माहौल में कैसे मामला आगे बढ़ेगा, कैसे मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं मीर साहब?
देखें, मुझे तो शहजाद साहब आज जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो मुझे 2018 में इमरान खान साहब की तकरीर याद आ रही थी। उस वक्त भी कुछ ऐसे ही मनाजर थे और उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो भी धांधली का शोर मचा रही थी। इसी तरह उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो है उसमें इंटरप्शन की थी, हंगामा राई भी करने की कोशिश की थी। तो तकरीबन वही मनाजर हमें आज भी नजर आ रहे थे। लेकिन 2018 और 2024 में जो हुकूमतें बनी हैं इसमें एक बुनियादी फर्क है। जो 2018 में था वो एक लव मैरिज थी और लव मैरिज जो है वो अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हुई और टूट गई और बहुत दोनों तरफ काफी एक दूसरे पे इल्जामात लगाए गए। और अब जो 2024 में जो हुआ है तो ये लगता है कि ये अरेंज मैरिज भी नहीं है, ये जबरदस्ती की शादी है। तो अगर लव मैरिज पाकिस्तान में कामयाब नहीं हुई तो जबरदस्ती की शादी जो है उसका कामयाब होना काफी मुश्किल लगता है। लेकिन ये कामयाब होनी चाहिए क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और अब इस जबरदस्ती की शादी जो है उसको कामयाब कैसे बनाया जाए, इसका बड़ा ही सिंपल आसान सा सोल्यूशन है कि आप 2018 की जो लव मैरिज है उसकी नाकामी की वजूहात पे गौर करें कि क्या क्या इमरान खान साहब की हुकूमत से गलतियां हुई और उस वक्त के जो बाकी अरबाब इख्तियार थे उन्होंने क्या क्या गलतियां की। तो दोनों तरफ की जो गलतियां हैं उनको उनसे सबक सीख के 2024 में अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये एक जबरदस्ती की शादी है। इसमें जो कुछ जो मेहमान हैं वो आपको पता ही है कौन है जिनको जबरदस्ती लाया गया है, जिसने नकाब पढ़ाया शायद वो भी जबरदस्ती लाया गया। तो इसको कामयाब बनाने की जरूरत है। और जो एक बड़ी गलती है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है कि 2018 में भी जो इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी उसने इसी तरीके से मीडिया जो है उस पर पाबंदियां लगाई, ऑपोजिशन का मीडिया पर जो अपीयरेंस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। ना सिर्फ पीटीवी पे ऑपोजिशन को बंद किया बल्कि जो बाकी टीवी चैनल्स थे, प्राइवेट टीवी चैनल्स थे, वहां पर न सिर्फ नवाज शरीफ साहब को बंद किया गया, मरियम नवाज को बंद किया गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को बंद किया गया। उनके रिकॉर्डेड इंटरव्यूज जो है वो नशर नहीं होने दिए गए। मेरी आपको मिसाल याद होगी कि जरदारी साहब का मैंने इंटरव्यू किया था जो कि अभी शुरू हुआ और फिर बंद करवा दिया गया। तो वो जो गलतियां हैं उससे मीडिया की और उस वक्त की हुकूमत की मुहाजराई पैदा हुई, फिर उसमें अदलिया और हुकूमत की मुहाजराई आई और फिर वो ऑपोजिशन और हुकूमत की मुहाजराई जो है अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की मुहाजराई में तब्दील हो गई। वो गलतियां हैं, आज पहले दिन वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। उमर यूब साहब की तकरीर में इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए थी। तो ये अभी बिगनिंग है। अगर शुरुआत इतनी बुरी है तो अंजाम जो है उसके लिए दुआई करनी चाहिए। और मीर साहब, ये जो तनाव या कशीदगी है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन के बाद शायद इसमें कमी आए, खासतौर पे जब तहरीक इंसाफ के पास एक मैंडेट आ गया तो शायद हमने सोचा कि दोनों तरफ से कुछ पीछे हटा जाएगा। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पहले उन्होंने चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर साहब को लगाया, फिर अचकजई साहब ने उनके हक में तकरीर कर दी तो उनको जो है नॉमिनेट कर दिया प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए। और दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं कि कल पीटीआई ने एक पुरअमन एहतजाज किया, जो कि अब एक सियासी हुकूमत है लेकिन फिर भी गिरफ्तारियां हुई। और आज जैसे आप खुद कह रहे हैं कि पीटीवी ने ब्लैकआउट कर दिया, तो दोनों तरफ से क्या अभी तक कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? हल क्या है इसका? देखें, इसका हल जो है वो अब किताबी बातों से नहीं होगा। मैंने अब जो बात मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज वो बात नहीं करूंगा कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और आइन में आपके तमाम मसाइल का हल है। मैं आज ये बात इसलिए नहीं करूंगा कि आइन मेरे ख्याल से गैर मौसर हो चुका है। और ठीक है, एक और किताबी बात यह है कि जी एक कौमी मुफाहमत की जरूरत है जिसका जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने भी किया। लेकिन वो कौमी मुफाहमत कैसे होगी मौजूदा सूरत हाल में, तो मुझे नहीं लग रहा। इसलिए कि पिछले 3-4 दिन से मैं इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो पार्टीज के MNAs है उनकी मैं बातें सुन रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे जो मजलूम लोग हैं ना वो मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं। मजलूम वो इसलिए हैं कि वो जब हमें कहानी सुनाते हैं कि उन्होंने अपनी कामयाबी का नोटिफिकेशन कैसे लिया है और क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं उनको, तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई ये तो PTI वाले जो हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये ऑपोजिशन में है और ये खुल के शोर मचा रहे हैं, अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं और जो पीपल्स पार्टी वाले हैं और बाकी जो 1-2 पार्टियां जो उनके साथ आ गई हैं हुकूमत में, इनके भी बड़े शिकवे शिकायतें हैं और इनकी भी बड़ी बड़ी कहानियां हैं और नाकाबिल यकीन कहानियां हैं। तो इसलिए
इसलिए मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ा सा बड़े मोहतात हैं सारे मामले में। और शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर तो कर दिया है, लेकिन मुझे लगता यह है कि अपोजिशन से ज्यादा जो उनको प्रॉब्लम होगी वो अपने अपने जो अपनी पार्टी और अपने जो इत्तेहादी हैं उनके एमएनए से होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं जनाब के हम जीत तो गए हैं लेकिन हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। जो कुछ ऐसे भी हैं, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जोड़ तोड़ में, कुछ आपको ऐसे चेहरे भी नजर आ रहे हैं जो इलेक्शन हार गए हैं लेकिन जोड़ तोड़ में आपको बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो क्यों आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं, आप जरा गौर करें ना इस पे, कि कुछ ऐसे चेहरे जो कि इलेक्शन हार गए हैं वो हुक्मरान जमातों की मीटिंग्स में आपको बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, इसलिए कि वो भी ये चाहते हैं कि जो उनके साथ हुआ है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये तहरीक इंसाफ और महमूद खान रजकजई साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनके शिकवे शिकायतें तो चलते रहेंगे, लेकिन जो शिकवे शिकायतें आपको अभी टीवी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे, अखबारों में नजर नहीं आ रहे, वो हैं हुक्मरान जमात के जीते हुए लोगों के शिकवे शिकायतें। हारे हुए हैं उनके छोड़ दें, ये तो बड़ा दिलचस्प बात है जी। और आपने क्योंकि कहा कि उनको जो है कुछ अपने जीते हुए एमएनए से खतरा है या परेशानी होगी, आज मैं ये देख रहा था कि इत्तेहादी भी जो हैं एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, जब ये सारा 1-1.5 घंटे शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान तमाशा होता रहा, कोई अपनी सीट से नहीं उठा, किसी ने जो है अपने प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की, तो क्या ऐसा ही होगा? ये बैठे रहेंगे हुकूमती बेंचेस पे, लेकिन जहां पे हुकूमत की सपोर्ट करने की बात होगी, प्रोटेक्ट करने की बात होगी वजीर आजम को, तो वो नहीं करेंगे? यही सिलसिला आगे भी चलता रहेगा क्या? देखिए, आज तो हमें यही नजर आ रहा था, लेकिन यहां पे मैं ये गुजारिश करूंगा कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उन्होंने ये फैसला किया जी कि हम शहबाज शरीफ साहब को हम वोट तो दे देंगे क्योंकि उन्होंने जरदारी साहब के लिए भी सदारत का वोट लेना है, लेकिन हम काबीना में शामिल नहीं होंगे। लेकिन शहजाद साहब, आप देखें कि बलूचिस्तान में जो हुकूमत बनी है, तो बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का और उनकी कैबिनेट में मुस्लिम लीग नून के लोग शामिल होंगे। और मैं ये समझता हूं कि जो बलूचिस्तान की जो हुकूमत होगी उसकी कारकर्दगी जो है, उसकी जवाबदेही मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी देनी पड़ेगी, सिर्फ सूबे में नहीं मरकज में भी। तो मुझे जो नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि जी शहबाज शरीफ साहब अगर कोई सख्त इकोनॉमिक फैसले करने वाले हैं, कोई सख्त ऐसे फैसले करने वाले हैं जिससे कि आवाम पे बोझ में इजाफा होगा, कोई थोड़ी सी महंगाई में इजाफा होगा, तो पीपल्स पार्टी कल को कहेगी जी देखिए जी, हम ना तो हमारा वजीर आजम है ना वजीर खजाना है और हम तो जिम्मेदार नहीं है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब के हर अमल की और हर एक्शन की और हर इकदाम की जवाबदेह इसलिए होगी कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर लेके आए हैं अपना बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का सबसे सेंसिटिव सूबा है, और वहां पे जो कुछ भी होगा उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों उसके जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए मरकज में भी होंगे, इसलिए पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो बेहतर यही है कि काबीना में आ जाए, क्योंकि आए या ना आए जिम्मेदारी दोनों पे पड़नी है। लेकिन जो आज उनका रवैया है पीपल्स पार्टी का कि शहबाज शरीफ साहब पे अटैक हो रहा था और वो उनको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, तो ये आज पहले दिन जो हालात वाकयात नजर आ रहे हैं वो कोई नेक शगुन नहीं है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को फिर भी बहरहाल बोझ जरूर उठाना पड़ेगा इस हुकूमत का। एक और मामले पे बात करनी है हामिद मीर साहब, क्योंकि आज आप मौजूद थे जब सहाफी असद तूर को मजीद 3 रोजा रिमांड पे ड्यूटी जज ने भेज दिया है। अब FIA ने जो का मुतालबा था वो 9 दिन का किया था, और वो बार बार इसरार कर रहे हैं कि असद तूर अपने सोर्सेज बताएं या अपनी डिवाइसेस दें, जिससे जाहिर सी बात है सोर्सेज और बहुत सारी सहाफती जो गुफ्तगू होती है वो सामने आ जाएगी। इससे पहले जो असद तूर के वकला हैं वो भी ये कह चुके हैं कि जब GIT थी वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौहीन के हवाले से बनाई गई थी, लेकिन असद तूर से जो सवालात हो रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के हैं और बार बार उनसे सोर्सेज मांगी जा रही हैं। तो ये क्यों मजीद रिमांड दिया गया है और क्या ये जस्टिफाइड है? देखें, ये आज बड़ा अच्छा मौका था कि अगर आज नए वजीर आजम का इलेक्शन होने वाला है, तो आज अगर असद तूर साहब जो हैं उनका 5 दिन का रिमांड भी पूरा हो गया था, और अगर आज उनको अदालत रिलीज कर देती तो एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के हुक्म पर असद तूर को गिरफ्तार किया गया है वो शायद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कोई रिलीफ दिया जाए। तो असद तूर साहब को मजीद 3 दिन का जो जुडिशियल रिमांड है उस पर FIA के हवाले किया गया है। वो जो एक रिटन स्टेटमेंट
FIA की तरफ से आज अदालत में दाखिल की गई, जो कि मेरे पास मौजूद है, मैंने पढ़ी भी है। उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जी ये जो एक्यूज्ड है ये अपने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का पता लगाना है, इसलिए हमें 9 दिन की मजीद जुडिशियल फिजिकल कस्टडी दी जाए, लेकिन उन्होंने 3 दिन की दिया है, जो कि मेरे ख्याल से, जो मेरी लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, जो कि बनती नहीं थी। गलत फिजिकल रिमांड में एक्सटेंशन दी गई है। अब उसमें मसला अब ये आ जाता है कि अब ये सिर्फ एक असद तूर की रिहाई का मसला नहीं रहा, ये तो हमारा जो पूरा जर्नलिज्म का प्रोफेशन है, ये तो अब उसकी सेफ्टी का मसला आ गया, उसको बचाने का मसला आ गया, क्योंकि जज साहब ने FIA को इजाजत दे दिया कि आप असद तूर से उसके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पूछें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि 2013 में जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया था, तो उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमीशन बना था। तो उस इंक्वायरी कमीशन में मैं भी गया, मुझसे भी पूछा गया भाई कि आपने कुछ धांधली की एविडेंस जो है वो पेश की है तो वो दिखाएं। तो मैंने वो दिखाई, मेरे पास चारों सूबों में धांधली की एविडेंस थी। तो वहां पे एतजाज हसन साहब ने मेरे से सवाल पूछा, ये आपको कहां से मिली, आपका सोर्स क्या है? तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब, उन्होंने एतजाज हसन साहब को रोक दिया और उन्होंने कहा कि आप जर्नलिस्ट से उसका सोर्स नहीं पूछ सकते। और फिर ये बाद में उन्होंने अपने ऑर्डर में ये चीज शामिल भी करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट के इसके अलावा भी 2-3 फैसले हैं, हाई कोर्ट के फैसले हैं, जो कि प्रोटेक्शन देते हैं जर्नलिस्ट को। आपकी ये जो पार्लियामेंट थी, पिछली पार्लियामेंट, उसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है वो मंजूर किया था, उसमें भी ये प्रोटेक्शन दी गई थी कि जर्नलिस्ट को आप अपना सोर्स रिवील करने पे मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन जो आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जो फिजिकल रिमांड में एक्सटेंशन दिया है, वो ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट और बल्कि हाई कोर्ट के बहुत से फैसलों के खिलाफ है। और इसमें मैं ये समझता हूं कि अगर असद तूर से ये पूछा जा रहा है कि तुम अपना सोर्स हमें बताओ, तो मेरा ख्याल है कि ये आइन और कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इसलिए मैंने आज की ये हेयरिंग जो है, जो मैंने बहुत गौर से सुनी है, उसके बाद से मैंने अब ये फैसला किया कि मैं आइंदा से आइन और कानून की बालादस्ती की बात नहीं करूंगा इस मुल्क में, क्योंकि आइन और कानून को कुछ खास लोग जो है वो अपने खास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हम सहाफी और सियासतदान हम यही कहते जाते हैं जी हम आइन की बालादस्ती पे यकीन करते हैं, जी कौमी मुफाहमत होनी चाहिए। तो मैं तो आज के बाद ना तो इस आइन की बात करूंगा और ना ही इसकी बालादस्ती की बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।